चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। अचानक से कोहरे से चमकती हुई आंखें दिखाई देती है, जिसे देखते ही मेरे शरीर का सारा खून जैसे सूख जाता है। वैसे तो मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। कभी कभी पूरी रात भर मुझे जंगलों में ही रहना पड़ता था, पर पता नहीं क्यों उन आंखों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बदन में दहशत की एक लहर दौड़ गई। दिसंबर का महीना था। कल ही मुझे ऑफिस से ट्रांसफर ऑर्डर आया था। मुझे दूसरे दिन ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए सख्त आदेश दिए गए थे। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। मेरी पोस्टिंग मनाली के घने जंगल में की गई थी। मेरे परिवार में मेरी सुंदर पत्नी और मेरी 15 साल की बेटी थी। अचानक आए ट्रांसफर ऑर्डर ने मेरी पत्नी को विचलित कर दिया। आरती मेरी तरफ देखकर बोली, ये क्या है राहुल? अभी कुछ दिन पहले ही हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे हाँ, मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। अचानक आए ट्रांसफर ऑर्डर को मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। जरूर ही इसकी कोई वजह रही होगी। हमें कल ही निकलना होगा। लेकिन इतनी जल्दी हम वहाँ पर रहेंगे कहाँ? घर का इंतजाम इतनी जल्दी कहाँ से होगा? अरे उसकी तुम चिंता मत करो। सरकार ने मुझे वहाँ रहने के लिए एक घर दे दिया है, तो घर ढूंढने की हमें दिक्कत नहीं होगी। दूसरे दिन मैं अपनी पत्नी और बेटी को लेकर अपनी कार से मनाली की ओर रवाना हो गया। मनाली तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। मुझे सुनसान एरिया में घर दिया गया था, जहां से शहर कम से कम 10 किलोमीटर दूर पड़ता था। चारों तरफ कोहरा फैल चुका था। ठंड अपनी चरम सीमा पर आ चुकी थी। मैं अपनी कार से बाहर निकलकर उस घर को गौर से देखने लगा। पता नहीं क्यों मुझे उस घर को देखकर बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं सोच रहा था कि ऊंची पहाड़ी के घने जंगल के बीच आखिरकार ये घर किसने और क्यों बनवाया होगा। तभी अचानक मुझे कोहरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वैसे तो मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। कभी कभी रात भर जंगलों में ही रह चुका था, पर पता नहीं क्यों उन आंखों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बदन में दहशत की एक लहर दौड़ गई। अचानक पीछे से मेरी पत्नी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने घबराकर पीछे की ओर देखा। अब क्या इस घर को ऐसे ही घूरते रहोगे या अंदर भी चलोगे? कितनी बार कहा है ऐसी नौकरी मत किया करो। हमें इस सुनसान जंगल में लाकर छोड़ दिया है, और तुम्हारे चेहरे पे ये डर कैसा? मैंने अपनी पत्नी से कहा, कुछ नहीं, लंबे सफर की थकान है। मेरी पत्नी की बात का मेरी बेटी तानिया ने भी समर्थन किया। मम्मा सही कह रही है पापा। मुझे तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसानी आबादी नजर नहीं आती। मुझे तो स्कूल जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बेटा, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। चलो अंदर चलते हैं। इतना बोलकर मैंने घर के दरवाजे पर लगे ताले को खोल दिया। मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने उन आंखों को देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया। ये वही आंखें थी जो कुछ सेकंड पहले मैंने कोहरे में देखी थी। घर के अंदर अंधेरा था और अंधेरे में वो आंखें बल्ब की तरह चमक रही थी। अचानक घर की लाइट ऑन हो गई और मेरे सामने एक 40 वर्षीय औरत खड़ी हुई हम सब लोगों को देख रही थी। मैंने उस औरत से पूछा, कौन हो तुम और घर के अंदर कैसे आई? मेरा नाम बिंदिया है साहब। मुझे बताया गया था कि आप लोग आने वाले हैं। मैं यहाँ की साफ सफाई करती हूँ और खाना भी बनाती हूँ। मेरा पति बाजार में कुछ सब्जी लेने गया है। यहाँ से शहर थोड़ा दूर है ना। उस औरत की बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे बोलने से पहले मेरी पत्नी ने औरत से कहा, लेकिन घर के बाहर तो ताला लगा था, तो फिर तुम अंदर कैसे हो? मेरी पत्नी की बात सुनकर वो औरत रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगी। पता नहीं क्यों मुझे उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी दहशत नजर आई। वो बोली, दरअसल मेम साहब, इस घर के 2 रास्ते हैं। आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हो ना। एक दरवाजा आप लोगों के लिए है और दूसरा दरवाजा हम नौकरों के लिए, जो पीछे की तरफ है। तुम्हारा पति सब्जी लेकर आ जाए तो तुम खाना बना देना। हम सुबह से भूखे हैं। आइए, मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखा देती हूँ। इतना बोलकर वो हम सबको घर दिखाकर किचन की तरफ चली गई। मैंने अपनी पत्नी से कहा, कुछ अजीब सी है ये बिंदिया। आरती हंसते हुए मेरी ओर देखकर बोली, इसमें अजीब क्या है? वो एक औरत है। वो तो मैं भी जानता हूँ कि वो एक औरत है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसका व्यवहार एक रोबोट की तरह लगा। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो और इसके अलावा कुछ नहीं। उस रात हम सब लोग खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन मैं उठकर अपने काम पर चला गया और ऐसे ही हमें वहां पर कुछ दिन बीत गए। लेकिन एक बात मैंने नोट की,
कि बिंदिया मेरी पत्नी और बेटी से बहुत घुल मिल गई थी। हालांकि यह नॉर्मल बात थी, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब लगता था। सच तो यह है कि मैं जब भी उस घर के करीब रहता था तो एक अनजान डर मन में सताता रहता था। बिंदिया का पति मनोज बहुत कम ही वहां पर रहता था। एक दिन जब मैं अपने काम से घर की तरफ लौटा तो मैंने देखा कि घर की सारी लाइटें बंद थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका मुझे छूकर निकल गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई परछाई बड़ी तेजी से चलती हुई बाहर निकल गई हो। मैंने तुरंत कमरे की लाइट ऑन की, मगर वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। ठीक बगल के कमरे में से मेरी पत्नी और बेटी की आवाजें आ रही थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि बिंदिया घोड़ा बनकर जमीन पर बैठी हुई थी और मेरी पत्नी और बेटी उसकी पीठ पर बैठी हुई पागलों की तरह हंस रही थी। ये देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। उस वक्त मैंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, मगर रात में मैं अपनी पत्नी से बोला, ये सब क्या है आरती? तुम बिंदिया की पीठ पर ऐसे बैठी हुई थी जैसे कि तुम कोई 10 साल की बच्ची हो। हालांकि बात मैंने नॉर्मल अंदाज में ही की थी, लेकिन आरती मेरी बात सुनकर बुरी तरह से चिढ़ गई। मैंने देखा कि उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसके बदले अंदाज को देखकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। आरती मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उसने बड़े गुस्से से मुझे देखकर कहा, तुम दिन भर घर के बाहर क्या करते रहते हो? क्या कभी मैंने तुमसे पूछा है? कुछ देर बिंदिया के साथ हंसी मजाक कर लिया, तुम तो मुझसे सवाल करने लगे। अरे मैं तो केवल तुमसे इस वजह से कह रहा था कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, हमारी 15 साल की बेटी है। मगर आरती उस रात गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकलकर तानिया के कमरे में सोने चली गई। मैंने एक और बात नोट की कि तानिया शुरू में स्कूल की एक दिन भी छुट्टी नहीं करती थी, मगर अब तानिया ने स्कूल जाना ना के बराबर कर दिया था। इन सारी बातों ने मुझे बुरी तरह से परेशान कर दिया था। मैंने कई बार अपने ऑफिस में यहाँ से ट्रांसफर लेने की बात की, मगर हर बार मुझे एक ही जवाब मिल जाता कि कुछ दिनों बाद आपका ट्रांसफर यहाँ से कर दिया जाएगा। उस दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था कि तभी मुझसे मिलने मेरा बचपन का दोस्त अर्जुन मेरे पास आ गया। अपने दोस्त को देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। मैं बड़े खुश होते हुए उससे बोला, अरे आज इतने दिनों बाद अपने दोस्त की याद कैसे आ गई? अरे मनाली घूमने आया था अपनी फैमिली के साथ, सुना कि तेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया है, इसलिए तुझसे मिलने के लिए चला आया। और बता, भाभी कैसी है? मैं अर्जुन को कोई भी बात नहीं बताना चाहता था, इसलिए मैंने बात को टालने के अंदाज में उससे कहा, बिल्कुल सही है। तभी मेरे ऑफिस में एक बूढ़ा व्यक्ति एक औरत को लेकर आया। मैंने देखा वो औरत अधेड़ उम्र की थी। उस आदमी ने मेरी ओर देखकर कहा, मेरा नाम दीनू है साहब, और ये मेरी पत्नी है। आप जिस सरकारी घर में रह रहे हैं वहां पर मुझे कुछ दिनों पहले सूचना दी गई थी कि आप लोग आने वाले हैं। मेरी पत्नी बीमार पड़ गई थी, इस वजह से वो काम पर नहीं आ पाई। दीनू की बात सुनकर मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा। मैं एक झटके में अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और दीनू की ओर गौर से देखकर बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा इधर उधर देखने लगा और हकलाते हुए हाथ जोड़कर बोला, सच तो ये है बाबू साहब कि अभी अभी मैंने जो कुछ बोला था वो झूठ बोला था। मुझे माफ करना। दरअसल आप जिस घर में रह रहे हैं वो इस सारे इलाके में भूतिया घर के नाम से मशहूर है। तमाम अफसर वहां पर आए और चले गए, बेचारे बहुत से तो लापता हो गए। इसी वजह से मेरी पत्नी वहां पर काम करते हुए घबराती है, लेकिन पेट की आग भी बुझानी है साहब। मजबूरी में आज मुझे अपनी पत्नी को लेकर आना ही पड़ा। 5 साल से तो वो घर बंद ही पड़ा है। पता नहीं उस भूतिया घर में आपने साफ सफाई कैसे करवाई होगी, उसकी तो बरसों से साफ सफाई भी नहीं थी। उसकी बात सुनकर मैंने बेचैनी में उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन वहां पर तो पहले से ही नौकरानी मौजूद है, बिंदिया नाम है उसका, और वो तो मेरी पत्नी के साथ बहुत घुल मिल गई है। बिंदिया का नाम सुनकर दीनू का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उस अधेड़ उम्र की औरत की आंखें खौफ से फट गई। दीनू डरते हुए कपकपाती आवाज में बोला, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है साहब? बिंदिया को तो मरे हुए 25 साल हो गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जी साहब, मैं गलत नहीं कह रहा। बिंदिया आज से 25 साल पहले अपने पति मनोज के साथ वहां पर काम करती थी। शादी के कई सालों बाद भी
उसकी कोई औलाद नहीं हुई और इसीलिए उसने और उसके पति ने काला जादू का सहारा लेना शुरू कर दिया। शैतान को खुश करने के लिए दोनों ने निर्दोषों की बलि देना शुरू कर दिया। जब इस बात का पता यहाँ के अफसरों को लगा तो उन्होंने मनोज और बिंदिया को जिंदा जमीन में दफना दिया। साहब, उन दोनों की कब्र आज भी उसी घर के पीछे झाड़ियों में मौजूद है। दिनों की बात सुनकर मैं पूरी तरह से घबरा गया। मेरे दिमाग में सारी बात आईने की तरह साफ हो चुकी थी। मैं बगैर देरी किए हुए ऑफिस से बाहर निकल गया और मैंने अपनी कार स्टार्ट करके पूरी रफ्तार से घर की ओर बढ़ा दी। आसमान में काली घटा छाई हुई थी, जोरों से बारिश होने लगी थी। कुछ ही देर के बाद मैं घर पहुंच गया, मगर जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंचा मैंने देखा कि घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ मकड़ी के जाल फैले हुए थे। गंदे सोफों को देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे कि बरसों से उस घर में किसी ने कदम ही ना रखा हो। तभी मुझे मेरी बेटी और मेरी पत्नी की हंसी की आवाज सुनाई दी। मैंने पागलों की तरह पूरे घर में उन दोनों को तलाश किया, मगर उन दोनों का नामो निशान तक नहीं मिला। घर के अंदर अंधेरा फैला हुआ था। अचानक अंधेरे में मुझे चमकती हुई 6 आंखें दिखाई दी। मैं समझ गया कि 4 चमकती हुई आंखें मेरी बेटी और मेरी पत्नी की है। मैं बुरी तरह से चीखने लगा। अचानक मेरी आंखों के सामने बिंदिया आकर खड़ी हो गई। अंधेरे में उसका चेहरा बेहद भयानक अंदाज में चमक रहा था, मगर मैं ये देखकर कांप गया। मेरी आंखों के सामने बिंदिया के ठीक बगल में मेरी बेटी और मेरी पत्नी भी आकर खड़ी हो गई और मुझे शैतानों वाले अंदाज में घूरने लगे। मेरी बेटी और मेरी पत्नी के चेहरे भी भयानक हो चुके थे। तभी पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने फुर्ती से पलटकर देखा तो वहां सामने मनोज भयानक चेहरा लिए हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े मुझे देखकर हंस रहा था। ये देखकर मेरी सांस रुकने लगी थी। अचानक मनोज ने मेरे गले को पकड़ लिया और भारी आवाज में बोला, तुम्हारी पत्नी और बेटी की बलि को शैतान ने स्वीकार कर लिया है। अचानक मैं खुद को अंधेरे की गहराइयों में गिरता हुआ महसूस करने लगा। कुछ ही सेकंड के बाद मुझे बेहोशी छाने लगी और जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को घर के बाहर बैठा हुआ पाया। मेरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और मेरे हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। ये वही कुल्हाड़ी थी जो मैंने बिंदिया के पति मनोज के हाथ में देखी थी। सामने मेरी पत्नी और बेटी की कटी हुई लाश पड़ी हुई थी और मेरे चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां मौजूद थी। एक पुलिस वाले ने मेरी तरफ देखकर कहा, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर राहुल। मैं तुम्हारी पत्नी और बेटी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। यह सुनकर मैं चीखने लगा और लोगों को सारी सच्चाई बताने लगा, मगर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अदालत में मेरे बचपन के दोस्त अर्जुन ने बयान दिया कि उसने खुद मुझे कुल्हाड़ी से मेरी पत्नी और बेटी की हत्या करते हुए देखा है। मैं आज भी जेल में हूं। मुझे जेल में रहते हुए आज 5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। मैं आज भी लगातार उस भूतिया घर के बारे में सोचता रहता हूं और याद करने की कोशिश करता हूं कि मैंने कब अपनी बेटी और पत्नी की हत्या की। मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। रोहित, आप अभी तक निकले या नहीं? मैं निकल गया हूँ रीना, लेकिन पता नहीं क्या बात है, आज का दिन ही खराब है। ऑफिस से निकलकर बस स्टॉप आने लगा तो रास्ते में ऑटो पंचर हो गया। बड़ी मुश्किल से पंचर बनवाकर ऑटो वाले ने मुझे बस स्टॉप छोड़ा तो इतने में यहाँ से रानीपुर जाने वाली आखिरी बस निकल गई। अब दिन ढल चुका है और शहर से बाहर इस छोटे से बस स्टॉप पर मैं अकेला खड़ा हुआ हूँ। तुम जानते हो कि यहाँ बस स्टॉप बिल्कुल जंगल के किनारे बना हुआ है। दिन ढलते ही यहाँ पर जंगली सियारों के रोने की आवाज सुनाई देनी शुरू हो गई है। क्या? अगर बस निकल गई तो फिर आप कैसे आ पाएंगे? मुझे लग रहा है ज्यादा समय नहीं है, आप जल्दी आ जाइए। मैं अकेले कैसे सब कुछ संभालूंगी? तुम चिंता मत करो रीना, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकालता हूँ, चाहे जो भी करना पड़े। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुँचने की कोशिश करता हूँ। रोहित हैरान परेशान सा बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था। तभी एक अधेड़ उम्र के आदमी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सुनसान से बस स्टॉप पर यूं अचानक किसी अनजान व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख देने से रोहित कांप उठा था। कौन? क्या चाहिए आपको? रोहित ने देखा उसके पास में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा हुआ था।
जिसने बड़े ही मैले और बदरंग कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें ऐसा लगता था जैसे दूर कहीं शून्य की ओर देख रही हूं। चेहरे पर न जाने कैसी मनहूसियत छाई थी कि उसे देखकर रोहित कुछ असहज सा हो गया था। मैं पास के शमशान का चौकीदार हूँ। सालों से इसी शमशान की चौकीदारी कर रहा हूँ। मेरी आंखों ने न जाने कितने ही इंसानी शरीरों को राख में बदलते हुए देखा है। न जाने क्यों इस मिट्टी के शरीर से आदमी इतना मोह करता है। इस आदमी की बातें रोहित को थोड़ा असहज कर रही थी, इसलिए वह उससे थोड़ा गैप बनाकर खड़ा हो जाता है। रानीपुर जाना चाहते हो? आपको कैसे पता कि मुझे कहाँ जाना है? तुम्हारी पत्नी की हालत नाजुक है, कभी भी बच्चा दुनिया में आ सकता है। तुम्हें यहाँ ज्यादा समय इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं तो आज पहली बार आपसे मिला हूँ। आप मेरे बारे में इतनी बातें कैसे जानते हैं? कौन हो तुम? कोई जादू टोना जानते हो क्या? उस आदमी की विस्मयकारी बातें सुनकर रोहित की आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। तुम शहर के लोग बड़े ही मूर्ख होते हो। अभी तुम ही गला फाड़ फाड़ कर फोन पर अपनी पत्नी से बात कर रहे थे। तुम्हारी आवाज सिर्फ मैंने नहीं, शमशान के मुर्दों ने भी सुन ली है। क्या बात कर रहे हो? मुर्दे भला किसी की बात कैसे सुन सकते हैं? अच्छा, ये बताओ, रानीपुर जाना चाहते हो या नहीं? जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी को मेरी जरूरत है और मैं यहाँ बस के इंतजार में खड़ा हुआ हूँ। देखो, रानीपुर के लिए बस दिन में 2 बार ही जाती है। शाम की बस निकल गई है और सुबह की बस कल 5 बजे मिलेगी। लेकिन शायद तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है। वही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। एक रास्ता है, बगल में ये जंगल देख रहे हो? इसमें से होकर एक संकरा रास्ता जाता है जो आगे जाकर उधमपुर पर मिलता है। आगे की सड़क काफी टूटी फूटी है, जिसके कारण बस को भी उधमपुर पहुंचने में अभी 2 घंटे का समय लग जाएगा। अगर तुम तेजी से जाओ तो बस के पहुंचने से पहले इस शॉर्टकट रास्ते की मदद से तुम उधमपुर पहुंच सकते हो और वहां से बस पकड़कर अपने गांव रानीपुर जा सकते हो। लेकिन इतनी रात को सुनसान जंगल में अकेला कैसे जा सकता हूँ? देख लो, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारे लिए घर पहुंचना कितना जरूरी है। मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया है, अब उस पर चलना न चलना तुम्हारी मर्जी है। इतना कहकर वह बूढ़ा वहां से बड़बड़ाते हुए अंधेरे में गायब हो जाता है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इस आदमी पर भरोसा करके जंगल के रास्ते से उधमपुर के लिए निकल जाऊं या फिर सुबह तक यहाँ खड़े होकर अगली बस के आने का इंतजार करूं। अब इतनी रात को यहाँ से वापस शहर की ओर जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा। यहाँ खड़े रहकर सुबह होने का इंतजार करने की बजाय मैं जंगल के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर पूरी रात खड़े रहना भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि चारों ओर सिर्फ घना जंगल है। ऐसा सोचकर रोहित जंगल के रास्ते से उधमपुर की ओर निकल जाता है। रोहित ने अपने हाथ में पहनी घड़ी में समय देखा। घड़ी में अभी शाम के 7:30 बजे थे, लेकिन उसे सुनसान जंगल में साएं साएं और जंगली जानवरों के रोने की आवाज के कारण माहौल बहुत ही डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रात के 12 बजे का समय हो। डरावनी आवाजों पर ज्यादा ध्यान दिए बिना रोहित तेजी से पतले रास्ते पर चला जा रहा था। वह कुछ ही दूर चला होगा कि अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे से कोई साया बहुत तेजी से वहां से निकल गया हो। सुनसान जंगल में अचानक से किसी के उसके पास से होकर गुजरने के एहसास से उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। हैरान होकर रोहित ने फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अपने पीछे उस काले अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कांपते कदमों से वह फिर से जंगल में आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे अपने पीछे से बस के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। रोहित ने चौंक कर पीछे देखा। उसके पीछे से रानीपुर डिपो की बस हॉर्न बजाती हुई चली आ रही थी। रोहित के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा।
ऐसा कैसे हो सकता है? जंगल में अचानक से बस कहां से आ गई? रोहित ने बस के सामने खड़े होकर हाथ हिलाया तो बस उसके पास आकर ठहर गई। रोहित लपक कर बस में चढ़ गया। बस में चढ़ने के बाद रोहित ने महसूस किया कि बस में सिर्फ कुछ गिने चुने पैसेंजर्स ही बैठे हैं। जितने भी पैसेंजर्स बस में थे उन सबके चेहरे और हाव भाव रोहित को कुछ सामान्य नहीं लग रहे थे। ना तो वे कुछ बोल रहे थे, ना ही पलके झपका रहे थे। उनकी पथराई बेजान सी आंखें भी देखने में बहुत खतरनाक लग रही थी। अरे भैया, मैं तो कितनी देर से बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था, लेकिन एक आदमी ने बताया कि बस जा चुकी है। फिर आप अचानक कैसे आ गए? उधर सड़क खराब थी, इसलिए हमने जंगल के रास्ते पर बस घुमा ली। उधर कुछ खुदाई का काम चल रहा है। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब मैं कम से कम समय से अपने घर तो पहुंच जाऊंगा। रोहित ने महसूस किया कि बस में बैठे हुए सभी पैसेंजर्स के चेहरे बिल्कुल सफेद पड़े हुए हैं और वो अभी भी एक ही दिशा में देखे जा रहे थे। रोहित जाकर ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ जाता है। रोहित जितना भी उन लोगों से ध्यान हटाने की कोशिश करता है, बार बार उसकी नजर पीछे बैठे लोगों पर ही पड़ती। बार बार उसे ऐसा लगता जैसे वो लोग उसे ही घूर रहे हों। रोहित अब कुछ असहज सा महसूस कर रहा था। इस सुनसान जंगल में तुम अकेले कहाँ जा रहे थे भाई? मुझे रानीपुर जाना था। जब मेरी बस छूट गई तो एक बूढ़े आदमी ने मुझे कहा कि जंगल के रास्ते एक शॉर्टकट पड़ता है। अगर मैं शॉर्टकट से जाऊं तो बस को रास्ते में उधमपुर से पकड़ सकता हूं, इसीलिए मैं उधमपुर की ओर जा रहा था। रोहित की बात सुनकर बस में बैठे सभी पैसेंजर्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। हंसते हुए उनका चेहरा बहुत ही भयानक लगने लगा था। लेकिन आप लोग हंस क्यों रहे हैं? क्या बात है? ये रास्ता उधमपुर की ओर नहीं बल्कि नरक की ओर जाता है। नरक कैसा होता है जानते हो? घबराओ नहीं, इसका एहसास तुम्हें बहुत जल्दी ही होने वाला है। कंडक्टर की बात सुनकर रोहित को पहले से भी ज्यादा डर लगने लगता है। बस रोको, मुझे नीचे उतरने दो, मैं यहाँ से अपने आप चला जाऊंगा। इस बस में अपनी मर्जी से बैठ तो सकते हैं, लेकिन उतर नहीं सकते। अब तो ये अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही रुकेगी। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहता हूँ बस को रोको। रोहित तेज आवाज में बार बार बस को रोकने के लिए कहने लगता है। अचानक ही बस में पीछे बैठे सारे पैसेंजर्स गायब हो जाते हैं और उसके बाद बारी बारी से बस की खिड़की पर लगे कांच टूट टूट कर गिरने लगते हैं। तभी बस के आगे का कांच एक तेज आवाज के साथ चटक जाता है। डर के मारे रोहित अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगले ही पल जब वह आंखें खोलता है तो पाता है कि बस में बैठे सारे पैसेंजर्स अब उसके इर्द गिर्द खड़े हुए उसे एकटक घूर रहे हैं। डर लग रहा है ना? चलो, तुम्हारा डर कम करने के लिए तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। इस जंगल से उधमपुर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। 6 महीने पहले की बात है। मैं रानीपुर डिपो की बस लेकर निकला तो पता चला रानीपुर जाने वाले इकलौते कच्चे रास्ते पर खुदाई का काम हो रहा है, जिसके कारण बस आगे नहीं जा सकती थी। मैं सुंदरपुर के पास बस को साइड में लगाकर कुछ सोच रहा था कि एक अधेड़ आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे जंगल के रास्ते आगे जाने का सुझाव दिया। तुम्हारी तरह मैंने भी उस आदमी पर भरोसा कर लिया और इस रास्ते की ओर चला आया। ये कोई आम रास्ता नहीं है। इस रास्ते के चप्पे चप्पे पर प्रेतों का डेरा है। तुमने भी महसूस तो किया ही होगा कि कोई तुम्हें छिपकर देख रहा है या तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। मैं बस लेकर यहाँ आया तो जरूर था, लेकिन कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाया। यकीन ना हो तो नजर घुमाकर बाहर की तरफ देख लो। कंडक्टर की बात सुनकर रोहित बस की हेडलाइट की रोशनी में आसपास देखने की कोशिश करता है। जगह जगह पर पेड़ों से कुछ भयानक चेहरे वाली चुड़ैल उल्टी लटकी हुई नजर आ रही थी। आप चिंता मत करो, मैं आपको अपने साथ लेकर यहाँ से बाहर जाऊंगा। हम मिलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अब कोई इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता, तू भी नहीं। उस रात बस में बैठी सवारियां सहित हम दोनों भी उन प्रेतों का शिकार बन गए थे। ये देखो हमारी कैसी हालत हो गई है। कंडक्टर के इतना कहते ही बस को एक जोरदार झटका लगता है और ड्राइवर बस रोक देता है। रोहित की नजर सामने सड़क की ओर जाती है। हे भगवान, ये तो वही आदमी है जिसने मुझे जंगल में भेजा था। ये यहाँ कैसे आ गया? इससे पहले कि रोहित कुछ समझ पाता, सड़क पर खड़े हुए उस आदमी का चेहरा एक भयानक चेहरे में बदलने लगा
और उसने अपना एक हाथ उस बस की ओर उठा दिया। उसके ऐसा करते ही बस में आग की लपटें उठने लगी। सामने रास्ते पर खड़ा हुआ व्यक्ति अब जोर जोर से हंस रहा था। बस में बैठे यात्री उस आग के बीच में बैठ जोर जोर से चीख रहे थे। उनकी चीखने की आवाजें सुनकर रोहित पसीने से तरबतर हो जाता है और मन ही मन भगवान का नाम लेकर उन्हें याद करने लगता है। मैं कहाँ हूँ? अरे आप अपने घर में हैं। न जाने कैसे आप रास्ते में बेहोश पड़े हुए थे। गांव के लोगों ने आपको देखा तो उठाकर घर तक ले आए। कल से बेहोश पड़े हुए थे। क्या हुआ था आपको? पत्नी के मुंह से सारी बात सुनकर रोहित सन्न रह गया था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह जीवित अपने घर पहुंच गया है। वो आज भी इस पहेली को नहीं समझ पाया है कि उसकी आंख तो उस हॉन्टेड बस में बंद हुई थी, तो वो गांव वालों को रोड पर पड़ा कैसे मिला। जैसे ही रवि ने देखा तो वहां पर अरुण की लाश गायब थी। अचानक रवि की निगाह उस घने पेड़ के ऊपर की ओर चली गई। उसने देखा तरुण का भूत उस पेड़ पर खड़े हुए बेहसी अंदाज में उन दोनों की ओर देखकर हंस रहा था। तरुण के हंसने की आवाज सारे जंगल में गूंजने लगी। अचानक देखते ही देखते तरुण के हाथ बहुत लंबे हो गए और उन दो हाथों ने रवि की गर्दन को बुरी तरह से दबोच लिया। रवि का दम घुटने लगा। रवि अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर छटपटाने लगा। अरुण ने रवि को बहुत बचाने की कोशिश की मगर वो नाकामयाब रहा। अचानक उन दोनों हाथों ने रवि को उस पेड़ के ऊपर खींच लिया और देखते ही देखते वो दोनों अरुण की आंखों से ओझल हो गए और रवि की दिल दहला देने वाली आवाज अरुण को सुनाई दी। और कुछ ही सेकंड के बाद रवि की लाश अरुण के सामने पड़ी हुई थी। अरुण वहां पर अब अकेला बचा था। कुछ घंटे पहले अरुण, रवि, तरुण तीनों दोस्त मिलकर अपने दोस्त ऋषि की शादी में उसके गांव जा रहे थे। ऋषि ने तीनों को कॉल करके अपनी शादी में गांव बुलाया। दोस्त की शादी पर तीनों खुशी के मारे एक साथ निकल पड़े। अरुण, रवि, तरुण तीनों एक ही शहर में रहते थे और ऋषि का गांव शहर से एक दिन के सफर पे था। तो तीनों ने डिसाइड किया कि तीनों अरुण की कार से मजे लेते हुए साथ में मस्ती करते हुए जाएंगे। तीनों गाड़ी में बातें करते हुए जा ही रहे थे कि तभी एक काला साया अरुण की कार के सामने से बहुत तेजी से गुजरा। अरुण ने बड़ी स्पीड से कार के ब्रेक लगा दिए। अचानक मौसम खराब हो गया। धीमी धीमी बरसात शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए। बिजलियां कड़कने लगी। क्या बात है यार, अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे सामने से कोई गुजर कर गया हो। अबे चलती गाड़ी के आगे से कोई गुजर कर जाता तो अब तक इसी रोड पर मरा पड़ा होता। तेरा वहम होगा। वैसे ऋषि का गांव अब कितनी दूर रह गया है? लगभग 6 घंटे और लगेंगे। अरुण की बात सुनकर सभी दोस्त अरुण की ओर देखने लगे। यार इस रूट से तो 6 घंटे ही लगेंगे। क्यों ना हम कलिना वाले रूट से शॉर्टकट ले लेते हैं। वहाँ से केवल 2 घंटे में ही हम पहुँच जाएंगे। पागल हो गया है क्या? तुझे पता नहीं कि वो रास्ता बड़ा खतरनाक है। वहाँ पर लोगों की अक्सर लाशें मिलती हैं। कहीं ये शॉर्टकट हम लोगों को भारी ना पड़ जाए। ये सब बकवास है। ये मीडिया वाले भी ना टीआरपी के लिए कुछ भी बोलते हैं। हम उसी शॉर्टकट से चलेंगे। अरुण के बहुत समझाने पर भी उसके दोस्त नहीं माने। मजबूर होकर अरुण को उसी शॉर्टकट पर गाड़ी लेना पड़ा। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। हवाओं ने अपना रुख तेज कर दिया था। चारों तरफ केवल और केवल साए साए की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अरुण और उसके दोस्त उस रोड पर अकेले हो। जंगल के बड़े बड़े पेड़ रात के अंधेरे में किसी राक्षस की तरह लग रहे थे। अरुण के चेहरे पर एक डर था। वो उस रोड पर बहुत तेजी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके ड्राइव करने के अंदाज से ऐसा लगता था मानो कि वो जल्द से जल्द उस रोड से निकल जाना चाहता था। तभी एक बहुत बड़ी बिल्ली उसकी कार के सामने आकर खड़ी हो गई। अरुण ने बड़ी स्पीड से कार के ब्रेक दबा दिए। उस बिल्ली को देखकर तीनों दोस्तों के माथे पर पसीना आ गया। उस बिल्ली का कद आम बिल्लियों से बहुत बड़ा था। उसकी आंखें रात के अंधेरे में अजीब से अंदाज में चमक रही थी। अचानक वो चिल्लाती हुई जंगलों की तरफ भाग गई। रवि और तरुण ने डरते डरते अरुण की ओर देखकर कहा,
ये क्या बला थी यार। बिल्लियां तो मैंने बहुत देखी है, लेकिन इतनी बड़ी बिल्ली तो मैंने कहीं नहीं देखी। यार मुझे तो लगता है कि अरुण सही कह रहा था, कहीं हम लोगों ने गलत शॉर्टकट तो नहीं ले लिया। मैं कहता हूँ अब भी वापस चलो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने शॉर्टकट के बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी हैं। तू सही कह रहा है यार, इस पूरे रोड पर केवल हम लोगों की कार ही अकेली दौड़ रही है, आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसा कि रात के सन्नाटे में केवल हम लोग ही यहाँ पर मौजूद है। अरुण के दोस्तों ने वापस मुड़ने की सहमति दे दी, मगर अरुण ने जैसे ही कार वापस मोड़ने के लिए स्टार्ट की, वो स्टार्ट नहीं हुई। अरुण और उसके दोस्तों ने कार को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, धक्का भी लगाया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कार अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली भयानक रोने की आवाज उनके कानों में टकराई। आवाज सुनकर तीनों एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे। अरुण ने कपकपाती हुई आवाज में अपने दोस्तों से कहा, ये तो किसी औरत के रोने की आवाज है यार। तू सही कह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई औरत मुसीबत में हो। क्या बात कर रहा है, तू देख नहीं रहा यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं है। अचानक अरुण की निगाह सामने घनी झाड़ियों पर पड़ी। अरुण ने देखा रात के अंधेरे में झाड़ियों में कोई खड़ा हुआ उन सबको घूर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के अंदर आग जल रही हो। यह देखकर अरुण के शरीर में डर की लहर दौड़ गई और अरुण बुरी तरह से घबरा गया। अचानक अरुण का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर रवि अरुण की ओर देखकर बोला, क्या हुआ यार, तू अचानक से इतना घबरा क्यों गया? वो सामने देख, झाड़ियों में कोई खड़ा है। अरुण के कहने पर उसके दोस्तों ने झाड़ियों की तरफ देखा तो वहां कोई मौजूद नहीं था। अरे यार, वहां तो कोई मौजूद नहीं है। एक तो मुझे वैसे ही डर लग रहा है, ऊपर से तू मुझे और डरा रहा है। नहीं यार, मैंने वास्तव में देखा कि झाड़ियों में कोई मौजूद था जिसकी आंखें चमक रही थी। अरे यार, वही बिल्ली होगी। उन तीनों की गाड़ी एक घने पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। अरुण और रवि एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनके कानों में तरुण के बचाओ बचाओ की आवाज आई। उस आवाज में एक अजीब सा दर्द था। आवाज सुनकर अरुण और रवि ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां से तरुण गायब था। तरुण को अचानक गायब देखकर उन दोनों के चेहरे दहशत से पीले पड़ गए। अरुण ने कपकपाती हुई आवाज में रवि की ओर देखकर कहा, यार, ये आवाज तो तरुण की थी। तरुण कहाँ गया? कहीं वो हम लोगों को डरा तो नहीं रहा? नहीं यार, वो हम लोगों के पीछे ही तो खड़ा था। और रहा सवाल उसके डराने का, तो तरुण उस नेचर का नहीं है। वो बेचारा तो खुद ही डरा हुआ है, और सच कहा जाए तो हम सब डरे हुए हैं। तो फिर तरुण कहाँ गया? अरुण ने ये बोला ही था कि अचानक तरुण की दिल दहला देने वाली कर्राहट की आवाज फिर सुनाई दी। तरुण की आवाज ऐसी थी जैसे कि कोई उसे बुरी तरह से छुरी से काट रहा हो। तरुण की कराहट से जंगल दहल उठा। कुछ देर बाद तरुण की कर्राहट की आवाज शांत हो गई। सब तरफ खामोशी छा गई। अरुण रवि से कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक घने पेड़ के नीचे से तरुण की लाश धड़ाम से नीचे गिरी। तरुण की लाश देखकर दोनों की हालत खराब हो गई। अरुण ने देखा कि तरुण की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। लाश देखकर अरुण और रवि के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उन दोनों ने देखा कि तरुण की लाश से आंख गायब थी। उसके चेहरे का मांस जगह जगह से कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी जंगली जानवर ने उसके चेहरे को पूरी तरह से फाड़ दिया हो। तरुण का भेजा बाहर निकला हुआ था। रवि ने चिल्लाते हुए अरुण की ओर देखकर कहा, हम सबकी जान खतरे में है अरुण, भलाई इसी में है कि यहाँ से भाग। अरुण डरते हुए रवि की ओर देखकर बोला, लेकिन तरुण मर चुका है, और अगर हम लोग ऐसे ही यहाँ पर खड़े रहे तो कुछ देर बाद हम भी मारे जाएंगे। चल भाग यहाँ से। इतना कहकर वो दोनों तरुण की लाश को छोड़कर भागने लगे। लेकिन उन दोनों के साथ एक अजीब प्रक्रिया हो रही थी। वह दोनों बहुत देर तक भागते रहे, लेकिन घूम फिर कर वहीं उस कार के पास वापस आ जाते थे। उन दोनों की सांस फूलने लगी थी। थक हार कर वो अपनी कार के बाहर ही बैठ गए। अरुण हाँफते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है यार? हम चाहे कितने भी दूर भाग कर चले जाते हैं, लेकिन घूम फिर कर वहीं वापस आ जाते हैं। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काश मैं तेरी बात उस वक्त मान लेता। हमें यह शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए था। आखिर क्या राज है इस जंगल का? कौन है जो हमें मारना चाहता है? मैंने सुना है
इस जंगल में काफी साल पहले आदिवासी रहा करते थे जो काला जादू करते थे। कहते हैं कि वो दुनिया से अलग थलग रहते थे। जब अंग्रेजों ने जंगल काट कर रोड बनाना शुरू किए तो इस जंगल के आदिवासियों ने अंग्रेजों को ऐसा करने से मना कर दिया। बदले में अंग्रेजों ने सारे आदिवासियों को जिंदा जला दिया। कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी जंगल में भटकती हैं और कोई भी रात में अगर भूला भटका मुसाफिर यहाँ फंस जाता है तो वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। अगर ऐसी बात थी तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताना चाहता था लेकिन तुम लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करते। अचानक तरुण बात करते करते रवि से बोला, तरुण की लाश कहाँ गई? जैसे ही रवि ने देखा तो वहां पर अब तरुण की लाश गायब थी। अचानक रवि की निगाह घने पेड़ के ऊपर की ओर चली गई। उसने देखा कि तरुण की लाश भूत बनकर उस पेड़ पर खड़ी हुई बेहसी अंदाज में उन दोनों की ओर देखकर हंस रही थी। तरुण की हंसने की आवाज सारे जंगल में गूंजने लगी। अचानक देखते ही देखते तरुण के हाथ बहुत लंबे हो गए और उन हाथों ने रवि की गर्दन को बुरी तरह से दबोच लिया। रवि का दम घुटने लगा। रवि अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर छटपटाने लगा। अरुण ने रवि को बचाने की बहुत कोशिश की मगर वो नाकामयाब रहा। अचानक उन दोनों के हाथों ने रवि को उस पेड़ के ऊपर खींच लिया। देखते ही देखते वो दोनों अरुण की आंखों से ओझल हो गए। रवि की दिल दहला देने वाली चीख अरुण के कानों में टकराई। कुछ ही सेकंड के बाद रवि की लाश अरुण के सामने पड़ी हुई थी। अरुण वहां पर अब अकेला बचा था। उसके दोनों दोस्त मारे जा चुके थे। अरुण गुस्से में बोला, आखिर कौन हो तुम? उस पेड़ के ऊपर जो भी है सामने क्यों नहीं आता? अरुण ने इतना बोला ही था कि अचानक फिर से उसे झाड़ियों में चमकती हुई दो आंखें दिखाई दी। देखते ही देखते वो आंखें अरुण के बेहद करीब आ गई और सामने का मंजर दिल दहला देने के लिए काफी था। अरुण ने देखा उसकी आंखों के सामने एक लंबी चौड़ी औरत खड़ी हुई थी। वह दिखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसके हाथ पर बड़े बड़े पंजे थे। अचानक वो औरत अरुण की ओर देखकर भारी आवाज में बोली, बरसों पहले इसी जगह पर अंग्रेजों ने शॉर्टकट बनाने के लिए हमारे समुदाय के लोगों को जिंदा जला दिया था। उन्हें लगता था कि हम खत्म हो गए हैं, मगर वो नादान नहीं जानते थे कि ये आत्माएं कभी नहीं मरती। हम अपने समुदाय के अलावा दूसरे लोगों का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। जब हम जिंदा थे तब भी हमने इस परंपरा का पालन किया और मरने के बाद भी हमने अपनी परंपरा को नहीं तोड़ा। इतना कहकर वो औरत एक भयानक काली परछाई बनकर अरुण के ऊपर झपट पड़ी और कुछ देर के बाद वहां सन्नाटा छा गया। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।